आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी फैमिली भी पूरी तरीके से स्वस्थ होगी। ये वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी पे। इसी तरीके से हमने आपके लिए ऑलरेडी हिस्ट्री के तीनों पार्ट प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कवर करवा दिया है। जितने भी वन लाइनर जो इतने भी आए हुए एग्जाम में, हमने जो स्पीडी का जो अपडेटेड है वो हमने आपको करवाया है। प्लस दो चीज़ हमने आपको बताया था कि जब भी आप ये वीडियोस देखते हो वन लाइनर वाला, जो कि पूरा का पूरा एक सीरीज है, उसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। ठीक है, पहला आप ये देखोगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में चाहे इंडियन ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है तो आखिर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जितने भी इसमें फैक्ट्स हैं वो आपको याद करना है, क्योंकि ये जितने भी वन लाइनर हैं ये हजारों बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी वीडियोस हैं उसके भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर उसको कंप्लीट करें अगर आप एग्जाम चाहते हो कि ईजिली आप क्वालिफाई कर लो। ठीक है, चलो अगर चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन तरीके से अगर आप इस चैनल पे नए हो, मैं बता देता हूँ, फॉर योर डेली डोज मोटिवेशन एंड फॉर योर एजुकेशनल मेक श्योर आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहले भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो आर्यवर्त और जाम्बू द्वीप भी कहा जाता था। भारत को हिंदुस्तान, मतलब जो भारत को हिंदुस्तान, ये जो वर्ड है भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हिंदुस्तान अगर बोले तो ईरानी। ठीक है, और इंडिया जो वर्ड था ये किसने दिया था? तो यूनानियों ने दिया था। फिर से याद करवा दूंगा पूरा वीडियो में ये सब चीजें। ठीक है, चलिए, तो हिंदुस्तान यूनानियों ने दिया था और इंडियन जो था ये किसने दिया था? आपका यूनानियों ने। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं कि हिंदुस्तान जो, ठीक है, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो आपको याद रखना है ईरानियों ने। और भारत को इंडिया किसने कहा था? तो आपको यूनानियों ने। ठीक है, चलो, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? आपको पता है अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन है, जिसके सबसे जो ऊंची चोटी है आपको ये भी पता होना चाहिए वो है आपका गुरु शिखर। यही लिखा हुआ है कि गुरु, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर्वत पे है। ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि जो ये गुरु शिखर है, बहुत बार पूछा गया कि गुरु शिखर सबसे जो हाईएस्ट पीक है किसका? अरावली का। उसका जो गुरु शिखर का जो हाइट है वो कितना है? तो याद रखोगे 1722 मीटर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नीचे व्हाट्सएप का लिंक होगा, उस पर ज्वाइन कर लेना, स्टेटस में लिंक डाल दूंगा। पर जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो नंबर आप सेव कर लेना ड्रीम डोज के नाम से, तभी आपको स्टेटस दिखेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है, जो अरावली का जो पर्वत श्रृंखला है वो विभाजित है, तो याद रखेगा लूनी और व्यास नदियों द्वारा। तो अरावली पर्वत जो क्या, अरवली पर्वत जो श्रृंखला विभाजित है लूनी और व्यास के द्वारा। सबसे नवीन पर्वत आपको पता है, नवीन पर्वत बोले या जो जिसको हम लोग बोलते हैं यंग माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, वलित हो गया, यंग हो गया। ठीक है, तो ये किसका है? तो ये है आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय बना है, अब ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिमालय बना है किस टाइप के रॉक से बना है, किस टाइप के पत्थरों से बना हुआ है? तो आपको याद रखना है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टानों से ये बना हुआ है। ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो कौन से, मतलब आपने पढ़ा होगा कि कौन से फेनोमेना पे ये बेस्ड है? तो आपको याद होना जो टेक्टोन, जो टेनिस सागर जो कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्राचीन टेनिस सागर के निक्षेपण से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, आपको पता है हिमालय जो है आपको ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ये सब में बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ऊंची श्रेणी में कौन सा है इसका? तो ये आपका हिमाद्री, जिसमें कि आपको पता है जो आपका माउंट एवरेस्ट जो भी आता है वो हिमाद्री का ही पार्ट है। हिमाद्री को हम लोग वृद्ध हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो कि ये ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो, हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहा जाता है? तो शिवालिक को कहा जाता है। शिवालिक का निर्माण हुआ है कौन से काल में? तो सेनोजोइक काल में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत को निर्माण संबंधित है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पर्वतों का जो निर्माण है वो कौन से काल, मतलब किस काल में? तो ये पेलेजोइक काल से है। ठीक है, तो अगर आपको शिवालिक बोले तो सेनोजोइक, और अगर आप प्रायद्वीपीय भारत के बोले तो आपको पेलोजोइक। ठीक है, याद रखोगे। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। ठीक है, जो महान हिमालय जो कि ग्रेटर हिमालय, उसका एवरेज हाइट कितना है? तो याद रखना 6100 मीटर हाइट है। ठीक है, आराकोमा पर्वत स्थित है, तो याद रखना भारत और जो
म्यांमार का ये इवन ये बाउंड्री भी बनाता है। तो आरकानयोमा जो पर्वत है ये आपका म्यांमार में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसा हुआ है, तो याद रखना जो मेवाड़ का जो पठार है इन दोनों राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालवा का जो पठार है फैला हुआ है, तो याद रखना मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। फिर से बता रहा हूँ, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। मालवा का पठार, ठीक है, अवस्थित है, ठीक है, तो अरावली और विंध्या श्रृंखला के बीच, ठीक है। तो ये जो दो श्रृंखला, दो माउंटेन रेंजेस है ये, तो इनके बीचों में ऊपर अरावली है और नीचे इसका क्या है, विंध्या श्रृंखला है। किसके बीच, तो इसके बीच में कौन सा बचा हुआ है, तो आपका मालवा का पठार जो है बसा हुआ है किसके बीच, तो अरावली और विंध्या के बीच। मेघालय का पठार आपको पता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये बसा हुआ है, ये जो पूरा पठार है मेघालय का पठार, तो ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी है ये, ठीक है। मेघालय पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर आपको पता है, जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, मेघालय पर्वत का, तो वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका अमरकंटक, ठीक है। और इसका हाइट कितना है, तो याद रखिएगा 1048 मीटर, याद रखोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेघालय पर्वत जो है आपका, उसको सबसे सर्वोच्च जो है अमरकंटक, अमरकंटक से ही दो रिवर निकलती है, आपको याद हो तो, ठीक है, मैंने आपको करवाया है सब, वो है आपका नर्मदा और सोन नदी, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का रूर कहा जाता है आपको छोटा नागपुर का पठार को। मैंने बताया था कि पूरा वर्ल्ड का नूर किसको बोला जाता है, रूर किसको बोला जाता है, नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो में मैंने आपको कहा था, छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई क्या, आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, उसको सबसे जो ऊंची चोटी है उसको क्या बोला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो पारसनाथ। और इसका अगर आप पूछ ले कि इसका हाइट कितना है, तो प्लीज याद रखिएगा, कहीं कहीं लिखा होता है 1365 और कहीं कहीं लिखा होता है 1370, तो याद रखा 1365 या 1370 किसका, तो पारसनाथ का। पारसनाथ किसका सबसे ऊंची चोटी है, तो छोटा नागपुर का चोटी है। मैंने अभी क्या बताया, अमरकंटक किसका सबसे ऊंचा चोटी है, तो आपको याद रखना मैकाल रेंज। मैकाल रेंज कहाँ से कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, और यही मैकाल रेंज से अमरकंटक से क्या निकलता है, नर्मदा और आपका सोन नदी निकलता है। दक्कन का पठार बना हुआ है बेसाल्ट से, याद रखिएगा। और दक्कन का पठार इस बार ये जो आपका आईबी का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था कि दक्कन का पठार कितने राज्यों में है, ठीक है। तो यहाँ बस दो इंपॉर्टेंट राज्य थे, जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर एग्जाम में पूछा गया था कि कितने राज्यों में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये अपडेट कर दिया। तो 8 राज्यों में पूरा का पूरा दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू पूरा एक्सटेंडेड है। दक्कन का पठार का भूमि भाग है विदर्भ, ठीक है, जो पूर्वी भाग है इसका, पूर्वी सबसे जो पूर्वी भाग है दक्कन पठार का वो है आपका विदर्भ, ठीक है। महिमा तट स्थित है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। गिरनार की पहाड़ी आपको पता है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है पूरब की ओर है, ठीक है, याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि दक्षिण पठार की जो ढाल है तो पूरब की ओर है, ठीक है। यू आकार की घाटी का निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो हिमछंदन के द्वारा होता है। धरवार का पठार है कहाँ है, पूछा जाएगा, बहुत बार ये भी पूछा गया कि धरवार का पठार कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए, सतपुरा पहाड़िया स्थित है, तो सतपुरा जो आपको मैंने ये करवाया था VNST, ठीक है, और ऊपर मालवा, ठीक है, ऊपर अरावली। तो आपको मैंने कहा था अरावली, मालवा, विंध्या रेंज, नर्मदा रिवर, ठीक है, उसके बाद सतपुरा रेंज और उसके बाद ताप्ती, ये सब चीज़ मैंने आपको करवाया था, आप भी याद कर लो। देखो ऊपर याद रखना, सबसे ऊपर अरावली रेंज, उसके बाद आपका मालवा, मालवा का पठार, उसके बाद विंध्या रेंज, ठीक है, विंध्या श्रृंखला, उसके बाद नर्मदा रिवर, उसके बाद आपका सतपुरा श्रृंखला या रेंज, उसके बाद सबसे नीचे है ताप्ती रिवर, ठीक है। तो उसी तरीके से बोला कि सतपुरा पहाड़िया स्थित है, तो सतपुरा अगर आप यहाँ देखोगे तो किसके, नर्मदा और ताप्ती के बीच, नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है। सतपुरा की पहाड़िया है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में और भी राज्यों में एक्सटेंडेड है। तो जब भी आप पढ़ते हो ना, तो मेक श्योर एटलीस्ट आप जरूर रखें ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आए, ठीक है चीज़ें। सतपुरा रेंज की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि गुरु शिखर किसका है, तो अरावली का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मैंने वो बताया 1732, उसका जो मैंने हाइट आपको बताया था, आप ऊपर देख लो, ठीक है। 1722 मैंने जो बताया था। तो यहाँ जो है आपका जो सतपुरा रेंज का जो सर्वोच्च सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका धूपगढ़, जिसको 1350 मीटर का है, ठीक है। महादेव पहाड़िया, याद रखें, महादेव पहाड़िया जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना, जो आपका महादेव पहाड़िया जो है कौन से रेंज का है, तो ये है आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी ओडिशा पर्वत में बहुत बार ये पूछा गया, ठीक है। महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में है, पर्वत है पूर्वी घाट का, ठीक है, पूर्वी घाट का ये क्या है, पर्वत है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, ठीक है, ये भी चीज आप याद रखोगे। उसके बाद पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की आप ये चीज देखो, आप ध्यान से समझना,
उत्तरी मतलब नॉर्थ सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है बोलेंगे तो कालसुबाई, याद रखना। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है तो कालसुबाई, और साउथ वाला का साउथ सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका कुद्रेमुख, ठीक है। आप ये समझो कि मैं इस इधर का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो इधर वाला, ठीक है, जिसको हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं और वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, समझ में आया। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई और दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है तो यह है आपका महाबलेश्वर, जहां से आपका कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है तो याद रखना विल्सन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपका जो महाबलेश्वर का उच्चतम सबसे जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा चोटी जो है आपका मतलब उच्चतम बिंदु जो है सबसे, ठीक है, वो है आपका विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च जो आपका पर्वत चोटी है आपको पता है वो अन्नाईमुदी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ पे है, ठीक है। तो अन्नाईमुदी है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी बोले तो आपका अन्नामुदी, और दूसरी सर्वोच्च चोटी बोले तो वो है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पे, ठीक है। तो अन्नाईमुदी स्थित है तो आपको याद रखना है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पे। देखो मैं इसका बता देता हूँ कि अन्नाईमुदी जो है, ठीक है, ये जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सबसे पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दक्षिण भारत की। इसका हाइट कितना है तो बहुत बार पूछा गया, प्लीज आप इसको याद रखिएगा। तो ये है आपका 2695 मीटर, 2695 मीटर। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, वो कहाँ है तो नीलगिरी पहाड़ी में, तो उसका हाइट कितना है तो 2637। इसको बार बार आप पढ़ोगे ना तो आपने खुद ब खुद याद देगा, 2695 2637 2695 जो सबसे ऊंचा है आपका अन्नाईमुदी है वो 2695, और जो उसके बाद जो है आपका डोडा बेटा है जो कि नीलगिरी पहाड़िया पे है तो 2637, ठीक है, ये चीज समझ में आया। चलो, तो आपका पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहाँ मिलती है, ये भी बहुत बार पूछी गया, तो ये आपका नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो डोडा बेटा, जो कि साउथ इंडिया का सेकेंड सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों किन राज्यों में विस्तृत, याद रखेगा के कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो 3 राज्यों में मतलब फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मैंने अभी बताया कौन सा है, डोडा बेटा, मैंने अभी क्या बताया, सबसे हाईएस्ट जो है 2695 वो है अन्नाईमुदी, उसके बाद 2637 आपका डोडा बेटा, ठीक है। अब ये देखो उटकमंड या ऊटी, जो ऊटी आपने सुना होगा, उटकमंड या ऊटी कौन से पर्वत श्रेणी में है तो ये आपको याद रखना नीलगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में, ठीक है। कार्डोमम जिसको हम इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, ये कहाँ है तो याद रखना केरला एवं तमिलनाडु के सीमा पे बसा हुआ। देखो प्लीज मैप खोल के रखो ताकि चीजें और दिमाग में जाएगी। बस मेरी बात मानो, आप सामने इंडिया मैप रखो, ठीक है, इंडिया का जो मैप है हमारा पॉलिटिकल मैप उसको सामने रखिए, और ये जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्डमम जो इलायची की जो पहाड़ी है वो कहाँ है आपका केरला और तमिलनाडु में। सेवरॉय पहाड़ बहुत बार पूछा गया थी तमिलनाडु में, ठीक है। शेष चल्म, ठीक है, पहाड़िया, याद रखना शेष चल्म पहाड़िया, ये कहाँ है तो तेलंगाना में। कुड्डकनाइल, ये भी बहुत बार पूछा गया, कुड्डकनाइल जो स्थित है तो पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट आपको पता है ये कहाँ है, अभी इसका हाइट है 8848.86 इसका हाइट है, ठीक है, ये जो मीटर है। तो इसका जी अभी कहाँ यह अवस्थित है, नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, वो यही लिखा हुआ है, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, देखो पहले हम साउथ इंडिया का बात कर रहे थे कि साउथ इंडिया में जो सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो हमने बात किया अन्नाईमुदी 2695 उसका हाइट है, जो कि आपका कहाँ कौन से पर्वत पे तो अन्नाईमलाई पर्वत पे। अगर पूरे भारत का बोले कि सर्वोच्च चोटी कौन सा है तो K2 है। बट याद रखना ये कि भारत का बोला जाता है, भारत में नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये जो बेसिकली K2 है वो काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। और मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो K2 जो है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, ठीक है। तो पर बोलते हैं कि भारत का ठीक है, कि सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन एंड ऑस्टिन KT काराकोरम, ठीक है, श्रेणी में है, याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको कंचनजंगा है, आप याद रखोगे, जो कि सिक्किम में है, ये भी चीज आप याद रखोगे, जिसका हाइट है 7816 इसका हाइट है, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नंदा देवी चोटी स्थित है, ठीक है। तो नंदा देवी जो चोटी स्थित है वो कहाँ है आपका, तो ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी, ठीक है, किसका भाग है तो कुमाऊं हिमालय का भाग है, ठीक है, किसका भाग है तो कुमाऊं हिमालय का भाग है, ठीक है। चलो
आई थिंक ये जो हाइट है, क्योंकि इसका जो हाइट था 8.8 था, किसका 8.8 किलोमीटर था, ये आपका माउंट एवरेस्ट का, इसके बाद 8.7 था आपका कंचनजंगा का। ठीक है, तो एक बार इसका हाइट आप जरूर चेक कर लीजिएगा, बट जो भी बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार हाइट आप जरूर चेक करते हुए चलेगा। ठीक है, कभी मिसप्लेस हो जाते हैं दिमाग से। तो नंदा देवी चोटी स्थित है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। ठीक है, उसके बाद कुल्लू घाटी, ये भी बहुत बार पूछा गया, याद रखना। कुल्लू घाटी जो है किसके बीच में बसा हुआ है, तो धौलाधर और पीर पंचाल श्रेणियों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, यही लिखा हुआ कि कुल्लू घाटी स्थित है, तो कहाँ, तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रहेगा, बहुत ही बढ़िया। शिमला स्थित है तो धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, शांत या मौन घाटी जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली, वो केरला में। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है, याद रखना, चलो आप नीचे कमेंट करो कि सियाचिन ग्लेशियर जो है कौन सी श्रेणी में बसा हुआ है, क्या वो काराकोरम में है या किसी और में है। काराकोरम द्वारा स्थित है। ठीक है, काराकोरम जो दर्रा है ये कहाँ है, तो ये आपका, ये चीज आप याद रखोगे, जो आपका काराकोरम जो दर्रा है, ठीक है, तो काराकोरम जो दर्रा है आपका लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, काराकोरम दर्रा, देखो यहाँ जो है ये वाला काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, ये दर्रा, अब देखो ना, ये भी आपको प्री में पूछा गया था। ठीक है, जो 24 वाला 2400 वाला 24+ जो आपका पोस्ट, उसमें पूछा गया था कि जेलीपला, तो नाथुला जेलीपला दर्रा जो है कहाँ है, तो आपको याद रखना है सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ है, ठीक है, वो है आपका जोजिला। और बुर्जिला जो दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर है। सिप किला कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में। माना नीति एंड लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड में है। बोमडिला कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। मनाली को जो लेह से जोड़ता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका मनाली को जो लेह से जोड़ता है, ठीक है, मनाली को जो आपको लेह से जोड़ता है, ध्यान से आप सुनना कि मनाली को जो लेह से जोड़ता है तो ये है आपका रोहतांग। श्रीनगर को जो लेह से जोड़ता है वो है आपका जोजिला। ठीक है, और खैबर पास कहाँ है, तो यह पाकिस्तान। जितने भी हमारे विदेशी आक्रमण हुए इसी खैबर पास से आए। ये वाला दो जरूर आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो। मनाली को ले, ठीक है, मनाली को ले से कौन जोड़ता है, तो आपको याद रखना, बस इतना याद रखना, मनाली से ले जाने के लिए रास्ता ना बहुत ही तंग है। मनाली से ले जाने के लिए रास्ता बहुत ही तंग है, तो रोहतांग। ठीक है, क्या याद रखोगे, रोहतांग आप याद रखोगे। ठीक है, कि मनाली से ले जाने तक रास्ता बहुत ही तंग है, याद रहेगा। उसके बाद आप देखो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, तो बनिहाल। ये तीनों याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मनाली को लेह से रास्ता बहुत तंग है, मनाली से लेह तक तो रोहतांग। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला। ठीक है, और जम्मू और श्रीनगर में हाल कुछ एकदम ठीक नहीं, पूरा का पूरा दोनों ही आप पता है जम्मू कश्मीर में आता है, तो बनिहाल हाल ठीक नहीं है। भारत के द्वीप समूहों को दो भाग में बांटा गया, एक है आपका लक्षद्वीप, दूसरा आपका निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, जो देखो अब है एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो लक्षद्वीप जो है आपको याद रखना है, ये है आपका अरबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आता है कि 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको विभाजित करता है, किसको अलग करता है, तो आप इसमें याद रखोगे किसको अलग करता है, तो अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कितने कुल द्वीप है, याद रखना 72। ठीक है, 572। वही लक्षद्वीप में आप आगे पढ़ोगे कि आप तो साथ में दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो 572 आपने यहाँ क्या पढ़ा, अंडमान एंड निकोबार, आगे आप पढ़ोगे लक्षद्वीप के बारे में। अंडमान एंड निकोबार की द्वीप समूह का क्या है, तो ये है आपका पोर्ट विलियर। वही अगर आपको पूछ लिया जाए कि पोर्ट विलियर जो है ये कहाँ स्थित है अंडमान एंड निकोबार में, तो याद रखोगे साउथ अंडमान में ये है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखना कोको द्वीप, फिर से बोलो मेरे साथ, कोको द्वीप। ठीक है, बोलने में कितना अच्छा लगता है कोको द्वीप जो म्यांमार में, और ठीक है, और उत्तरी अंडमान को, ठीक है, आप अगर देखो फिर से बोलता हूँ मैप लेके पढ़ो, आप जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड देखोगे इंडिया का, ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ देखते हो कि म्यांमार है नीचे। ठीक है, म्यांमार है नीचे, और इधर है आपका क्या, अंडमान एंड निकोबार। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि उत्तरी अंडमान, ठीक है, ये अंडमान क्या होगा, देखो अगर थोड़ा लॉजिक से नहीं पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। देखो यहाँ उत्तर होगा क्योंकि ऊपर है, और यहाँ क्या है, ये आपका म्यांमार है, तो उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको द्वीप से, तो यह आपका कोको स्ट्रेट
ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं डक्कन पासेस। ठीक है, जो डक्कन पास है जो किसको अलग करता है, तो पास स्थित है, तो याद रखना है जो जो डक्कन पास जो है बेसिकली किसके बीच में है, ठीक है, या किसको अलग करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साउथ अंडमान, ठीक है, एंड लिटिल अंडमान, तो वही लिखा हुआ है दक्षिण अंडमान तथा साउथ अंडमान या छोटा अंडमान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने पहले क्या पढ़ा, 10 डिग्री चैनल पढ़ा जो कि अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा, देखो पासेस वाला मैं फिर से करवा देता हूँ एक बार जल्दी से रिपीट। उसके आपने कोको द्वीप पढ़ा। ठीक है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है, तो कोको स्ट्रेट करता है। ऊपर से आपने 10 डिग्री पढ़ा। उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो अभी, डक्कन पासेस पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मार्कत द्वीप, ठीक है, जिसको एमरोल्ड आइसलैंड भी कहा जाता है, याद रखना। अब पूछा जाएगा कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का दूसरा नाम क्या है, तो मरकत द्वीप भी इसको बोला जाता है और एमराल्ड आइलैंड भी बोला जाता है। काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान और जो निकोबार का जो द्वीप समूह उसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है आपका बैरन द्वीप। ठीक है, तो बैरन द्वीप ये कहाँ है, अब ये सबको पता है कि अंडमान एंड निकोबार में, बट आपको पूछ लेगा कि बैरन द्वीप एग्जैक्टली अंडमान एंड निकोबार में कहाँ है, तो याद रखना मिडिल अंडमान के पूरब में है। ठीक है, क्या है, मध्य अंडमान के पूरब में, याद रखना। अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, अगर पूछा जाए कि उसका जो सर्वोच्च या सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो याद रखने का वो है आपका सैडल पिक, जिसका हाइट है आपका 732 मीटर। ठीक है, और पूछ लिया जाए क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, अगर पूछ लिया जाए कि अब ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का है, आपने तो ये बता दिया कि सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है, पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जो 732 मीटर का है, ये आखिर है कहाँ, तो याद रखना उत्तरी अंडमान में। और मैंने क्या बोला था, उत्तरी अंडमान में ये है, और साउथ अंडमान में कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है वो साउथ अंडमान में। सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, जिसको डॉर्मेंट बोलते हैं, ठीक है, नारकोंडम स्थित है, तो याद रखना उत्तरी अंडमान के पूरब में है। ठीक है, तो देखो बैरन जो एक्टिव है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये भी अंडमान में, ये भी अंडमान में, पर ये मध्य अंडमान में और ये आपका उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये भी याद रखना, तो यह आपका माउंट थूलियर जो कि ग्रेट निकोबार में, क्या है, माउंट थूलियर जो कि ग्रेट निकोबार में है। सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से कौन अलग करता है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुमात्रा द्वीप आपको पता है इंडोनेशिया में है, उसको ग्रेट निकोबार से कौन अलग करता है, तो आपको याद रखना है ग्रैंड चैनल। सैम्पेन जनजाति आपको मैंने बताया था, सैम्पेन सेंटिनल, ठीक है, जनजाति वाला मैंने आपको ट्रिक्स याद किया, तो सैम्पेन जनजाति तो निकोबार द्वीप में रहते हैं। सैम्पेन निकालो, सैम्पेन क्या होता है, एक वाइन होता है, तो सैम्पेन याद रखना, निकालो से निकोबार। रॉस द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट, सबका नाम चेंज कर दिया गया, तो रॉस द्वीप का नाम अब क्या हो गया है, सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप। तो ये जो रॉस द्वीप जिसको अब नाम चेंज करके कर दिया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप जिसका नाम चेंज करके कर दिया है शहीद द्वीप, आखिर ये कहाँ है, तो याद रखना ये साउथ अंडमान में है। ठीक है, साउथ अंडमान में है। साउथ अंडमान में क्या था आपका, वही था आपका क्या, मैंने अभी बताया था पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का राजधानी, तो राजधानी में कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। हेवलॉक द्वीप, ठीक है, हेवलॉक द्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्वराज द्वीप आप नाम कर दिया गया था, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखोगे अंडमान द्वीप में। चलिए आगे आते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको हम लोग व्हीलर द्वीप भी बोलते हैं, तो ये कहाँ आपको पता होना चाहिए, बहुत बार यहाँ से इस जो हमारा जो रॉकेट टेस्टिंग किया जाता है यहाँ से, ठीक है, मिसाइल टेस्टिंग किया जाता है, रॉकेट टेस्टिंग बोलो, मिसाइल टेस्टिंग किया जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप स्थित है आपका उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप है, ठीक है, ये कहाँ अरब सागर में स्थित है, ये एक प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रवाल मतलब कोरल से बना हुआ है। ठीक है, तो अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप है। ओंग जनजाति, ठीक है, तो ओंग जनजाति जो है छोटे अंडमान द्वीप में है। ठीक है, ओंग जनजाति छोटे अंडमान द्वीप के हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। ठीक है, और लक्षद्वीप में कुल कितने, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया अंडमान एंड निकोबार में 572 द्वीप है। ठीक है, 572 द्वीप है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कि अंडमान में तो हम लोग देख रहे हैं 572 द्वीप है। ठीक है, बट अगर वही चीज़ अगर हम लोग लक्षद्वीप के बारे में बात करें, क्योंकि हमारा जो द्वीप है दो में बटा हुआ है, एक है लक्षद्वीप और, तो इसमें है आपका कितना टोटल 36 द्वीप है, तो 572 और 36 आप याद रखोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग
आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद है आपका मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है, ठीक है, मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये चीज़ आपको याद रखना है कि मिनिकोय और जो मालदीव है उसको कौन अलग करता है, तो लक्षद्वीप। जो मिनिकोय और मालदीव को कौन अलग करता है, ठीक है सॉरी, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है, तो ये आपका 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकोय को अलग कौन करता है, तो देखो अभी हमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकोय को कौन अलग करता है, तो आपका 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये आपका एंड्रोड, ठीक है, और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है तो ये है आपका बिट्रा। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अगर बोला जाए तो एंड्रोड, ठीक है, और सबसे छोटा तो बिट्रा, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम, लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम, ठीक है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो निवासियों की जो भाषा है वो है आपका मलयालम। पंबन द्वीप, ठीक है, अब यहाँ देखो पंबन द्वीप जो कि आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, एक जो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत और श्रीलंका जो है इसको अलग किया जाता है पाक स्ट्रेट से या मन्नार की खाड़ी से। तो जो पंबन द्वीप जो है जिसको हम आदम ब्रिज कह सकते हैं या भाग है उसका, आदम ब्रिज का भाग है, तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, और मैं फिर से बता देता हूँ इस पर कब्जा किसका है, तो ये है आपका किसका, आपका बांग्लादेश का। भारत की नदियों में अववाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, ये है आपका हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत में बांटा गया है। मतलब एक जो है हिमालय नदी है और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। कुछ प्रमुख हिमालय नदी जैसे कि गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपका गंगा। देखो अभी तक आप जो समझ रहे हो ना कि किस तरीके से, पहले आपने दरा पढ़ा, उसके बाद आप रिवर पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने ज्वालामुखी पढ़ा, तो यही पैटर्न में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ प्रमुख हिमालय नदी है गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका गंगा, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से, ठीक है, गंगा जो कहाँ से निकलती है, तो गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा, ठीक है। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा, अलकनंदा और आपका भागीरथी कहाँ मिलती है, तो देव प्रयाग में मिलती है और तब वो बन जाती है आपका गंगा। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, तो अलकनंदा के तट पर है। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा, ठीक है। उसके बाद गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है मेघना, ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो धारा है वो है आपका मेघना। बिहार का शोक, ठीक है, बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी, ठीक है, बिहार का जो शोक है, बिहार का शोक है कहलाता है आपका कोसी नदी, और बंगाल का शोक कहलाता है आपका दामोदर नदी। फिर से बताता हूँ, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। ओडिशा का शोक कहलाता है आपका महानदी, उड़ीसा का जो शोक कहलाता है आपका महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, दामोदर नदी जो है आपको निकलती है छोटा नागपुर पठार, ठीक है, जिसको हम लोग भारत का रूर भी कहते हैं। जैविक मरुस्थल कहा जाता है आपका दामोदर नदी को, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, याद रखना, मंदाकिनी नदी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सा बहती है, तो मंदाकिनी नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक, अब ये ध्यान से, एकमात्र देखो गंगा नदी का पूछे कि सबसे, ठीक है, बड़ा मतलब सहायक नदी कौन सा है, तो वो है आपका यमुना। बट अगर पूछे कि गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है, तो ये है आपका गोमती। याद रखना, गोमती के किनारे ही लखनऊ बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपुर के यमुनोत्री से, ठीक है। सोन नदी का उद्गम मैंने बताया था 2 रिवर, नर्मदा और आपका सोन नदी, जो कि आपका क्या अमरकंटक से निकलती है। प्लस ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सहायक नदी है किसका, आपका गंगा का, जो साउथ से आके मिलती है, मतलब उसके गंगा के साउथ से आके मिलती है, तो वो भी आपका सोन नदी है, ठीक है। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है तो शालिग्राम और नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, आपको पता है, मैं सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ, जो भी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, ठीक है, वो क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और जो भी नदी आपका अरबियन सी में
जो भी नदी आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, तो वो क्या बनाती है, वो डेल्टा बनाती है। और जो भी नदी आपका अरेबियन सी में गिरेगी, ठीक है, तो अरेबियन सी में गिरेगी, वो बनाएगी आपकी एस्चुरी। तो जो नदी, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुरी, ठीक है। और एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ नर्मदा एंड ताप्ती, आपको पता है नर्मदा एंड ताप्ती जो कहाँ, अरेबियन सी में गिरती है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हुगली नदी के मुख पर है, ठीक है। भरंस घाटी जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, याद रखना रिफ्ट वैली से ताप्ती और नर्मदा होकर गुजरती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी और एक पुरुष नदी, जैसे कि इसको मेल रिवर बोला जाता है, ठीक है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र, ओनली मेल रिवर है इन इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में जो असम के जोरहाट में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानस व लोहित किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र के मानस और लोहित जो है किसकी सहायक नदी है, मानस व लोहित जो है किसकी सहायक नदी है, ये आपके ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना। मैं फिर से करवा देता हूँ, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना। याद रखना बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यही है, ठीक है, यही है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाता है, यही है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा मतलब नदियों द्वारा जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, कौन सा नदी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। और सुंदरबन डेल्टा स्थित है तो भारत और बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति है तो याद रहना होती है, मतलब डेल्टा की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप में होती है। डेल्टा नहीं बनाती है तो याद रखना, मैंने बताया। अब डेफिनेटली है जो कि अरबियन सी में जो रिवर गिरेगी इस साइड, वो तो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाएगी। डेल्टा बनाएगी जितने रिवर, कावेरी हो गया आपका, कृष्णा हो गया, कावेरी कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, ठीक है, जितने भी आपको इस इधर गिरेगा, मतलब आपका बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, तो वो क्या बनाएगा, आपका डेल्टा बनाएगा। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। और आपको पता है 3 नदी को छोड़ के जितने भी आपको सिंधु के सहायक नदी है, वो सब ऊपर वाला जितना है पाकिस्तान ने लिया, बस छोड़ दिया है नीचे का 3 रिवर जो है उसका पानी, ब्यास, रावी और सतलज, ये 3 रिवर जो है आपका भारत के अंदर 1960 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी याद रखना चिनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब और चिनाब को हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, जो चंद्रभागा बोला जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। बगलीहार, अब यहाँ देखो बगलीहार, सलाल और दुल्हस्ती बहुत बार पूछा गया, कुछ भी पूछ लेगा यहाँ से कि बगलीहार, सलाल तथा दुल्हस्ती परियोजना निर्मित है तो चिनाब नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, बगलीहार, सलाल तथा दुल्हस्ती परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर, ठीक है, क्या है, चिनाब नदी पे ये निर्मित है, याद रखोगे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि झेलम नदी का उद्गम होता है। तो झेलम नदी जो है आपका, इसका उद्गम कहाँ है, तो बेरीनाग, ठीक है, बेरीनाग जो कि कश्मीर के समीप एक शेषनाग झील से होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लाइन, ठीक है। तुलबुल तथा यूरी परियोजना, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो तुलबुल तथा यूरी परियोजना अगर पूछा जाए कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, और कौन से नदी पे है, तो आपको याद रखना है झेलम नदी पे है, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम होता है, आप पूछा था कि सतलज नदी, याद रखना ये सतलज नदी जो है आपका सहायक नदी किसका है, सिंधु नदी का, बट ये भारत के बाहर से आती है, तो याद रखना जो सतलज नदी कहाँ से आती है, तो ये एक रक्षाताल, ठीक है, रक्षाताल मानसरोवर झील के पास एक रक्षाताल जो जगह है वहां से निकलती है। भखरा ननगल, अब यहाँ देखना भखरा ननगल, हरिक्का बैरेज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित, ये जितने भी, जैसे कि आप देखो पूछ लेगा कि भखरा ननगल डैम जो है ये किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे। हरक्का बैरेज जो है आपको पता है हरक्का बैरेज क्या है, तो सतलज नदी और जब आपका ब्यास नदी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इन दोनों का जो मिलन होता है तो वहां से फिर से इंदिरा गांधी कैनल निकलता है, ठीक है, तो भी किस नदी पे, तो आपका सतलज नदी पे है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां, महानदी हो गया आपका गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती और एवं माही जो है पश्चिमी की ओर बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन तो काफी यहाँ कम दिया हुआ है, बट एटलीस्ट आपको इतना दिमाग में अभी रखना है जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, मैंने बता दिया, नर्मदा मैकाल रेंज के अमरकंटक चोटी से होता है और ये गिरती कहाँ है, तो अरब सागर में गिरती है। गुजरात की जीवनी रेखा कहलाती है नर्मदा नदी, याद रखिएगा। और सूरत नदी भी पूछ लिया जाता है कि किस नदी के, सूरत नदी जो किस नदी के किनारे है, तो याद रखना ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है आपका नर्मदा, जो कि रिफ्ट वैली से होके जाते हैं, विंध्य घाटी से होके जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है आपकी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, फिर से मैं बता रहा हूं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, देख लो यहाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो वह आपका गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है आपका, ठीक है, कहाँ से, तो याद रखना मैंने ऊपर ही बताया था कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपका कहाँ से, तो ये है आपका महाराष्ट्र के, ठीक है, त्रिंबकेश्वर से निकलती है। तो देखो यहाँ लिखा महाराष्ट्र के मुंबई के निकट नासिक जिले के त्रिंबकेश्वर से निकलती है। वृद्ध, अब याद रखना, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी को ही कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम का है कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी गिरती है, अगेन कावेरी नदी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। दक्षिण भारत की गंगा, आप यहाँ समझना, फिर से बता रहा हूँ, अगर बोले दक्षिण की गंगा बोले तो फिर से क्या बोलोगे, दक्षिण की गंगा, तो आप बोलोगे गोदावरी। पर दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा, भारत लगा देगा, तो याद रखना यहाँ है आपका, ठीक है। देखो अब मैं फिर से यहाँ आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ देखो दक्षिण गंगा, ठीक है, और यहाँ क्या है, दक्षिण भारत की गंगा, तो यह है आपका कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद है। अब कावेरी नदी जो जल विवाद है किसके बीच में, अगर आप मैप अगर आप सही से देखोगे तभी ये चीजें आपको याद रहेगी। कावेरी देखो मैंने क्या बोला, कर्नाटका से निकलता है, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा कि इसका सिंपल है, जब कावेरी कर्नाटका से निकलता है तो कर्नाटका है ही इसमें, ठीक है, तो कर्नाटका से होते हुए फिर से ये आती है आपका, नीचे ही आएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं, ठीक है, तो कर्नाटका से आती है केरल, ठीक है, और तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी, ये इनके बीच में ये विवाद है इस कावेरी नदी के पानी को लेकर। कृष्णा नदी का उद्गम मैंने फिर से बताया था आपको, कहाँ से, महाबलेश्वर से होता है, ठीक है, महाबलेश्वर। चलिए, कृष्ण नदी का जल विवाद किसके बीच में है, अब अगेन आपको देखना पड़ेगा कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कौन है, तो आप देखोगे महाराष्ट्र के नीचे आपका कर्नाटका और ये आंध्र प्रदेश के बीच में ये होता है 1957 से। लवनी नदी के रूप में जाना जाता है लूनी नदी को, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है। कच्छ के, पूछा जाता है कौन सा ऐसा नदी जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो याद रखिएगा लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज, घाघरा, ठीक है, घाघरा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड गंडक, ठीक है, ये जितने रिवर है इसका जो है उद्गम स्थल भारत से बाहर होता है। हरिद्वार, वाराणसी और पटना किसके तट पे बसा हुआ है, गंगा के तट के। दिल्ली, आगरा और मथुरा किसके तट पे, यमुना के तट पे। ये सब मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाए। लुधियाना और फिरोजपुर जो है आपका सतलज नदी के तट पे है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है। श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पे। लखनऊ आपका गोमती, ऊपर ही मैंने बताया था, ठीक है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे। कोटा चंबल नदी के तट पे। अयोध्या सरयू नदी के तट पे। और कटक जो है आपका महानदी के तट पे है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के तट पे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। पनाजी, मंडोवी, जितने भी है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको श्योर है कि पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो फिर घबराना मत कि सर आया नहीं। आप पढ़ोगे तो सब क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया जा रहा है वहीं से होंगे, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो विद्यासागर सेतु, ठीक है, विद्यासागर जो सेतु है ये कौन से नदी पे है, तो हुगली नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है, तो आपको याद रखना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश पे है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको पता है टिहरी बांध, मैंने आपको याद करवाया था, भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है। विश्व और भारत का सबसे लंबा बांध का होता है हीराकुंड बांध, ठीक है, जो कि महानदी उड़ीसा में है। मैटूर बांध, सब चीज आपको याद करवाया, बस आप रिवीजन पे अभी ध्यान दो, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। मैटूर बांध ये क्या है, टूर पे जाऊंगा, ठीक है, मिलने, तमिलनाडु, ठीक है, तो कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में। पोंग बांध, ठीक है, ये ब्यास नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। थिन बांध जिसको रंजीत सिंह बांध भी बोला जाता है, तो ये रावी नदी पे है, पंजाब में है, ठीक है। अलमाटी बांध, ठीक है, ये आपका कृष्णा नदी कर्नाटका में, सब याद करवाया हुआ है। मैथान, बालपहाड़ी, तिलिया बांध, ठीक है, ये जो है आपका बराकर नदी पे, फिर से बता रहा हूँ, मैथन, बालपहाड़ी, ठीक है, और तिलिया बांध जो है आपका बराकर नदी पे है। और बराकर नदी जो है आपका दामोदर नदी का सहायक नदी
है। भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खरे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु, ठीक है। देखो उड़ीसा से ना बहुत सारे आपको नेशनल पार्क भी याद रखना है, जैसे कि भितरकनिका हो गया, सिम्पलीपाल हो गया, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, भितरकनिका, सिम्पलीपाल, ठीक है। तो भारत में सबसे मीठा पानी की झील कौन सा है? तो उल्लर झील, जो कि कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है। इसी पर तुलबुल परियोजना भी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये याद रखना, ये है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहान नदी पे है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है आपका चोलामू झील है, जहां, और ये वो झील है जहां जो तीस्ता नदी आपने पढ़ा होगा, जो आपका सिक्किम में बहती है, उसका ये ओरिजिन यहीं से होता है। तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है आपका चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम है आपका चोलामू झील से, ठीक है, याद रखिएगा, तीस्ता नदी का उद्गम है आपका चोलामू झील से। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है आपका लोकटक झील है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के सबसे पूरे भारत में अगर बोले तो है आपका उल्लर झील, ठीक है, जो कि कश्मीर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? तो केमन लामजो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकटक झील में, और ये कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जो कि राजस्थान में, ये सब जितने झीलें हैं ये कौन से नदी पे है? तो चंबल नदी पे। हुसैन सागर झील स्थित है तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, तेलंगाना में, ठीक है, याद रखिएगा, या डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे भी दिया गया हुसैन सागर झील कहाँ है? तो याद रखना हैदराबाद में है, ठीक है। पुलकित, ठीक है, तो पुलकित जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। तो पुलकित जो झील है, ठीक है, ये एक लैगून झील है, तो याद रखिएगा कहाँ है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश एवं आपका तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है। आप याद रखोगे बैरीनाग, ठीक है, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील, ठीक है, ये सब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। नाग बोला तो आपको ऐसे भी याद रखना कि कश्मीर में, तो जैसे कि बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, ठीक है, तो ये प्लीज आप याद रखिएगा। प्लस मानसाबल, ठीक है, मानसबल और डल झील, ये कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सांबर, ठीक है, राजसंबंध, पिछोलिया, डिडवाना, फतेह सागर और लुनकर सर और जय संबंध झील जो कहा आपका राजस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। बेम्बाड एवं पेरियार झील, ठीक है, बेम्बाड एवं पेरियार झील का है तो आपका केरल में। कोलारू झील का है तो आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी बहुत बार पूछा गया है कोलारू झील, ठीक है। फुलहर झील तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, ठीक है, याद रखना। फुलहर झील जो है, ठीक है, फुलहर झील जो है कहाँ? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। लोनार झील महाराष्ट्र में। रहस्यमयी झील कहलाता है रूपकुंड झील, तो रहस्यमयी झील कहलाता है रूपकुंड झील। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। रूपकुंड, देखो रहस्यमयी झील कौन से झील को कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को कहा जाता है। और रूपकुंड स्थित है, पूछा जाए कि रूपकुंड स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में है, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे, हिम झील है, ठीक है, हिम से बना हुआ है। तो रुद्र सागर झील का है तो मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, अब हम लोग क्या आ गए, हम लोग झील पढ़ रहे थे, अब हम लोग आ गए जलप्रपात वाटरफॉल में। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, ठीक है, जिसका हाइट है 455 मीटर, जो कि कर्नाटका में। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जौग जलप्रपात ही, देखो आप ध्यान से समझना, इसको बहुत नाम बोला जाता है, जौग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये कहाँ है, पूछ लिया जाए, ये सब कहाँ है? तो कर्नाटका में शरावती नदी के ऊपर है, और ये सबसे चौड़ाई में माना जाता है कि बहुत बड़ा है। धुआंधार जलप्रपात बहुत बार पूछा गया, नर्मदा नदी, ये सब मैंने आपको ट्रिक से भी याद किया। धुआंधार, धार अगर किसी चीज पे गिरता है तो नरम हो जाता है, तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट, ठीक है। उसके बाद होगेनकल, ठीक है, होगेनकल, आप इसको अपना हिसाब से प्रोनाउंस कर लो, ये क्या है? तमिलनाडु में कावेरी नदी पे, ठीक है, तो होगेनकल जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, आपको याद रखना है, शिव समुद्र जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे है और कर्नाटका में है। ककोलत जलप्रपात नवादा बिहार में, याद रखिएगा, ठीक है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं इसको करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो गया आप। तो ये आपका गोकक जलप्रपात, तो गोकक जलप्रपात जो है, ठीक है, ये है आपका घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगांव जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से गोकक है कहाँ? घाट प्रभा नदी पे कर्नाटक में, ठीक है।
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो याद रखना ये दामोदर घाटी परियोजना थी, जो कि अमेरिका के, ठीक है, टेनिस नदी घाटी परियोजना पर उसी पे आधारित थी। प्लीज याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है तो याद रखिएगा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के बीच में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कि वो आधुनिक भारत का मंदिर है? तो किसने कहा था? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है तो यह आपका सतलज नदी पर है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सा? सतलज नदी पे है, और वो आपको पता है सतलज नदी पे कौन सा है? तो भखरा ननगल जो डैम है वही है। नागा अर्जुन परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में है। उसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरी एंड तुलबुल, बहुत बार पूछा गया कि उरी एंड तुलबुल परियोजना, यूरी आपने मूवी भी देखा होगा, ठीक है। तो उरी एंड तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पे, और कहाँ है आपका? तो जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। सरदार सरोवर संयुक्त, ठीक है, सरदार सरोवर मेरे रूम में बहुत सारी चिड़ियाएं आती हैं, परेशान कर देते हैं, चलिए पर अच्छा लगता है। चलिए, तो यूरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, ठीक है। आप ये देख लो, जो सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कौन से स्टेट में मतलब फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर, अब यहाँ से कुछ डेट बड़ा जरूरी याद रखना, 1969 और 1969 15 अगस्त को ही इसरो भी बना था, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में तारापुर में, महाराष्ट्र में, ठीक है। वहीं भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, आपको बहुत बार 2-3 क्वेश्चन इससे पूछा था कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, वो कहाँ स्टेबलाइज किया गया? तो ये दार्जिलिंग में किया गया था, ठीक है, सिंद्रापोंग में, पश्चिम बंगाल में। और कब किया गया था? तो 1897 में किया गया था। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। शिव समुद्रम, मैंने बोला अभी शिव समुद्रम जो कि आपके कावेरी नदी पे है, ठीक है, कर्नाटका में। कब बना था? तो 1902 में बना था, ठीक है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपकी ये अरुणाचल में है, ठीक है। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तो तेलंगाना। आप देखो, अगर आपको लगता है ये सब चीज याद कैसे रहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ नया नया जो यूनिक जो पूछ, जैसे कि मानगुरु अगर याद नहीं तो मान गए गुरु क्या गाता है? तो गाना, गाना से गाता है तो मान गए गुरु, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। थाल, ठीक है, थाल गुरु जल संयंत्र है आपका महाराष्ट्र में। चूखा, ठीक है, चूखा जल विद्युत केंद्र है आपका भूटान में। आप कैसे याद रखो, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। तो भूटान से भूख याद रखना, भूख लगे ना तो चोखा खा ले, ठीक है। तो चूखा, ठीक है, चूखा जल विद्युत केंद्र है आपको भूटान में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, ये भी इस बार मेंस में पूछा गया था दरोगा वाला में, कि भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। बट अगर आपको पूछे कि आप ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा बारिश होता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से। बट अगर पूछे कि जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट, ठीक है, ठीक है, कोरोमंडल तट बोलो या तमिलनाडु के तट बोलो, तट पर जो वर्षा होती है तो ये होती है उत्तरी मौसम, ठीक है, उत्तर मतलब नॉर्थ और ईस्ट मानसून के कारण ये होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं लौटती हुई मौसम के कारण भी ये होता है, ठीक है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो याद रखना जून के प्रथम सप्ताह में केरल में, ठीक है। तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। मिट्टी का अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो पेडोलॉजी बोला जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। और जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होती है, क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ, ये आप याद रखोगे कि जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ। जलोढ़ मिट्टी जिसको दोमट भी बोला जाता है, मिट्टी में पाई जाती है तो पोटास की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है एवं चूना का भी याद रखोगे। जल संरक्षण क्षमता सबसे कम होती है, याद रखना। बलुआई मिट्टी जो होती है उसमें संरक्षण मतलब उसको ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकता। बट अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी, तो ये दोमट मिट्टी ही जो होती है सर्वाधिक सोखती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है तो आपको कहलाती है बांगर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और नवीन वाला खादर। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से, बहुत बढ़िया, बी फॉर बेसाल्ट, बी फॉर ब्लैक, ठीक है। रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग आपको पता है काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार है, अगर देखो काली मिट्टी का विस्तार तो बहुत है, अगर पूछे सबसे ज्यादा कहाँ है तो याद रखना महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आपको आयरन ऑक्साइड के कारण होता है।
चाय की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखना, लेटराइट जो मिट्टी होती है वो होती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है अगर बोला तो आयरन और सिलिका का उसमें मतलब मात्रा पाई जाती है, ठीक है। मृदा अपरतन को रोकने के लिए, मृदा अपरतन मतलब होता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। देश में सिंचाई के मुख्य साधन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी जो इस बार जो दरोगा हुआ है उससे पहले वाला जो दरोगा हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सेकेंड वाला, ठीक है, कि नलकूपी की सर्वाधिक संख्या कहाँ यूज किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और देश में सिंचाई के मुख्य साधन है तो नलकूप, ठीक है। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है, फरक्का आपको याद है गंगा नदी पे है ये बसा हुआ है और ये पश्चिम बंगाल में। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर इसको कहा जाता है। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज और व्यास एवं रावी नदी से, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, मैंने क्या बताया था, सतलज नदी एवं व्यास नदी के संगम पर हरिक्का बैरेज, ठीक है। हरिक्का बैरेज मैंने कहाँ बताया था, सतलज नदी पे, ठीक है, सतलज नदी और व्यास नदी के संगम पे है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्या है कि बीच बीच में पानी पीना पड़ता है, ठीक है। ऊपर से तो जब कंटिन्यूसली आप बैठोगे ना चेयर पे तो उसमें भी हालत ख़राब होता था तो पानी मैंने पी लिया, आप भी पीते रहिएगा बीच बीच में, डिहाइड्रेट नहीं होना। चलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आपको पता है ये है आपका गुरुग्राम में है। देश में प्रथम कृषि विद्यालय, मतलब पूछा था कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में बना था पंतनगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देश के प्रथम कृषि विद्यालय का नाम क्या था, तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में है अभी, ठीक है। पहले तो नहीं था उत्तराखंड, फिर से आपको पता है कि जब झारखंड बना उसी समय ये भी बना। चलो, भारत कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है, भारत कृषि अनुसंधान केंद्र 1929, ठीक है, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च कमीशन, ठीक है, 1929 दिल्ली में। हरियाली योजना संबंध है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार है दिग्बॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आसाम में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन जो स्टार्ट हुआ था, जो संयंत्र स्टार्ट हुआ था 1901 दिग्बॉय में हुआ था, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, आपको हम लोग नेशनल पार्क में आके आपको पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका कहाँ है, आपका उत्तराखंड में। और उसका पुराना नाम क्या था, तो हेनली नेशनल पार्क। कब बना, तो 1936 में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि है अब लद्दाख में। आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका क्या, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, जहां टाइगर सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आपको पता होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, तो कहाँ है, वो भी मध्य प्रदेश में। तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन। अब ये देखना, अब देखो सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है मध्य प्रदेश। आप ये मत सोच के वहां का कोई नेशनल पार्क मार देना। पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन सागर, ठीक है, यह है आपका आंध्र प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश संघाल को कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो श्रीनगर में है। तदोबा, ठीक है, बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, आपको पता है तदोबा, वहाँ मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में। तो तदोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो यह आपका उत्तराखंड में। रणथंभौर, ठीक है, चीता शरण, आपको पता है रणथंभौर नेशनल पार्क आपने पढ़ा ही है, तो वो कहाँ है आपका राजस्थान में, ठीक है। वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदनथंगल थलाइवा, ठीक है, थलाइवा से याद रखो, तो उससे याद, थलाइवा से थंगल, थलाइवा कहाँ के, चेन्नई के, ठीक है, चेन्नई से तमिलनाडु। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तो तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, ये कर्नाटक। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ लोड मत लो, जैसे कि आप ये देखो, मैं कुछ बीच में आपको ट्रिक बना देता हूँ, उसी तरीके से ट्रिक आप इसे नहीं बोल सकते, तो निमोनिक्स बोला जाता है, मतलब चीज़ों को कनेक्ट करके याद करना, ठीक है। अब जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अब हो सकता है कैसे याद हो, कर्नाटक में, अगर दिमाग अगर याद आए कि इनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, वो एक नाटक की तरह, मतलब बॉम्ब, मतलब कैसे एक नाटक ही घटना था वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ है आपका, तो देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो आपका देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आपका हेडक्वार्टर उसका, तो आपका देहरादून में। जीवाश्म, ठीक है, जिसको फोजिल, ठीक है, जिसको जीवाश्म को बोलते हैं फोजिल नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नेशनल वुड
ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, तो जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला कौन सा है, तो मैंने बताया आपका मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान का है आपका बनेरघट्टा जैविक उद्यान आपका बंगलोर में है, ठीक है। रणथंभौर, ठीक है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रणथंभौर वन्य प्राणी एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है, जिसको हम राइनो बोलते हैं, सिंगल हॉर्न राइनो। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम में बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। ओरांग हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये सब याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपके भील जनजाति 2011 जनगणना के हिसाब से, ठीक है। चलो भील, और जो भील तो मैंने बताया, और भील जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि भील जो है कौन से प्रजाति से बिलोंग करता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से, ठीक है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास नीलगिरी दिया होगा, तो नीलगिरी के पास है तो वो टिक मार लेना, अगर स्टेट दिया होगा तो तमिलनाडु दिया होगा। तो बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। द्रवियन, ठीक है, ये द्रवियन जो है प्रजाति संकेंद्रित है, भारत में अभी कहाँ है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व में, ये भी बहुत बार पूछा गया कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति, ठीक है। संथाल निवासी है पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा के, ठीक है। संथाल विद्रोह में विद्रोह मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, ठीक है। संथाल में विवाहों को कहा जाता है बुफला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तरी पूर्वी गारो पहाड़िया में। सहारिया जनजाति पाई जाती है, शहर जाते हैं, ठीक है। तो सहारिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बाढ़ जिले में। भारत की सबसे, ठीक है, अध जनजाति है वो है आपका जारवा, इंपॉर्टेंट है, जो कि अंडमान में, ठीक है। जारवा पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेनली तो आपको गारो तो आपको पता है मेघालय में, उसके बाद असम और मिजोरम में भी मिलती है। सरहुल त्योहार आपको पता है झारखंड के, बेसिकली झारखंड में मनाया जाता है, तो झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हो, मुंडा, साल, कुंता, ये सब आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से स्टेट से बिलोंग। लेप्चा जनजाति सिक्किम से बिलोंग करती है, ठीक है। ऋतु प्रवास, ठीक है, ऋतु प्रवास किया करते हैं, ठीक है, तो भूटिया लोग करते हैं, ठीक है। ऋतु प्रवास कौन करते हैं, तो भूटिया लोग करते हैं। ये भी काइंड ऑफ मान लो कि उन लोगों का एक छोटा सा फेस्टिवल ऋतु प्रवास किया जाता है, तो भूटिया लोग के द्वारा, ठीक है। मोपला जनजाति आपको पता है केरला में मोपला जनजाति, मोपला विद्रोह 1921 भी आपने पढ़ा था। गुज्जर जनजाति निवास करती है, ठीक है, तो याद रखना गुज्जर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बायोटेक पार्क कहाँ है, तो याद रखना बायोटेक पार्क लखनऊ में है, ठीक है। बायोटेक पार्क कहाँ है आपका, लखनऊ में है। उसके बाद चंदन का वृक्ष मिलता है, सबसे ज़्यादा चंदन कहाँ मिलता है, तो कर्नाटका में मिलता है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। मकरान संगमरमर की खान है आपके राजस्थान में। सक्रिय रेखा, ठीक है, सरक्रीक रेखा, सरक्रीक रेखा आपको पता है कहाँ है, तो आपका कच्छ के रन में है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, तो नेफा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। उसके बाद मेट्रोलॉजी अध्ययन है, मौसम का अध्ययन को हम लोग मेट्रोलॉजी बोलते हैं। चाय उगाई जाती है, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में चाय उगाई जाती है। घटशिला प्रसिद्ध है तांबा के, घटशिला कहाँ है आपका, तो ये आपका झारखंड में। बेलाडीला लो आयस्क, ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। बेलाडीला किसके लिए फेमस है, तो आयरन ओर के लिए फेमस है, और ये कहाँ है, तो आपके छत्तीसगढ़ में है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर, चलो बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार चलो जल्दी से कर देता हूँ। अगर ये भूमध्य रेखा है, ऊपर क्या है आपका कर्क रेखा, ये क्या है आपका मकर रेखा है, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और धूप भी ज़्यादा वहाँ पड़ता है इसी कारण, ठीक है, मतलब धूप के कारण बारिश भी ज़्यादा होती, ठीक है। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य आपका वो है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था वो किस पे बेस्ड था, मॉन्ट्रियल आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो वो आपका कनाडा में हुआ था। कौन पे, किस पे बेस्ड था, तो ओजोन परत को बचाने के लिए। गोखुर झील का निर्माण होता है नदी के अपरदन से, ठीक है। कोक का निर्माण, ठीक है, कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोयला से होता है, ठीक है। और कोयला किससे बनता है, तो बेसाल चट्टान से बनता है कि क्या से बनता है, जल्दी से बताइए, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कौन से रॉक से बनता है, तो ये याद रखना, ये भी जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, मतलब अवसादी चट्टानों से बनता है, ठीक है। पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, ठीक है। बिहार स्थित महात्मा गांधी सेतु की जो लंबाई कितना है, तो 5.5 किलोमीटर। गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में, ठीक है।
दंड करना है, ये भी पूछा गया है। दंड करना है, पठार अवस्थित है, मेनली याद रखना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। तिरुपति अवस्थित है, ठीक है, सेचलम पहाड़ी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट स्थित है, ठीक है, तो ये आपका झारखंड के लातेहार जिले में। और तेलचर प्रसिद्ध है तो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और सबरीमाला स्थित है तो आपका केरल में स्थित है। तो ये था आज आपका वीडियो। एक चीज आप ध्यान देना, जो भी मैंने इसको आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है, तो एक बार वीडियो आप फिर से देखना है, ठीक है, ताकि एक दो बार देखोगे तो चीजें आपको याद रहेगी। प्लस जो हम आपको पीडीएफ देंगे उसमें ध्यान से देखना, आप ये भी देखना, इस पे फोकस करना कि क्वेश्चंस पूछे कहाँ से गए, ठीक है, और उस टॉपिक को आप डिटेल में भी अच्छे से पढ़िए, यही सही तरीका होता है। जय हिंद।